Hello students, good morning. So today we are starting our part 2 which is secretarial practices. In this we are starting with chapter 1 issue of share. तो ये चैप्टर हमारा अराउंड 11 मार्क्स का चैप्टर है और इस चैप्टर में से जो हमारा सेक्शन 4 है उसमें भी क्वेश्चन आते हैं. इवन 2 मार्क के क्वेश्चन भी पॉसिबल है और 1 मार्क के क्वेश्चन एंड MCQs भी पॉसिबल है. तो हमें सबसे पहले इस चैप्टर में से जो लेंथी क्वेश्चंस है 4 मार्क के 5 मार्क के उसको पहले कवर करना है और उसके बाद हम MCQ 1 मार्क के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. ओके सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मेंशन है, इसको एक बार हम देख लेते हैं. दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ आर शेयर एप्लीकेशन कैन बी क्लासीफाइड. तो शेयर एप्लीकेशन जो रिसीव होती है वो उसका एक क्लास के वाइज वो डिवाइड की जाती है और उसके बेसिस पे शेयर अलॉट होते हैं. तो वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर हो सकते हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर हो सकते हैं. तो वहाँ पे 4 टाइप्स की क्लासिफिकेशन है जिसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है. और रिटेल इन्वेस्टर के पास 10% रिजर्व होता है. तो ये MCQs में ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं. 1 मार्क में या 2 मार्क में भी ये क्वेश्चन पॉसिबल है कि वहाँ पे कितनी क्लासिफिकेशन हो रखी है शेयर एप्लीकेशन की. तो 4 टाइप्स है. क्या क्या है? रिटेल इन्वेस्टर है तो उनके पास कितना रिजर्व है, तो 10% रिटेल इन्वेस्टर के पास रिजर्व रहती है. डिस्टिंग्विश बिटवीन इरेगुलर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और एंड इलीगल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. तो इरेगुलर अलॉटमेंट किसे बोलते हैं? तो शेयर अलॉटमेंट के लिए जो प्रोविजंस होते हैं तो वो अगर वायोलेट होते हैं, जो कंपनी होती है या फिर शेयर जो अलॉट किए जाते हैं उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस थे, जो रूल्स रेगुलेशन थे वो फॉलो नहीं होते और शेयर अलॉट किए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को वायोलेट करके शेयर अलॉट होते हैं, तो उसको हम उस अलॉटमेंट को बोलेंगे इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट. अब नेक्स्ट है इलीगल शेयर अलॉटमेंट. क्या होता है? तो इलीगल में क्या होता है कि जो शेयर अलॉटमेंट के प्रोविजंस थे उसका तो वायोलेशन होता ही है, बट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी प्रोविजंस होते हैं, तो अगर वो भी वायोलेट होते तो फिर वो अलॉटमेंट इलीगल शेयर अलॉटमेंट बनता है. तो डिफ्रेंशिएशन आपको कैसे मेंशन करना होगा? तो पहले उसको डिफाइन करना है दोनों पॉइंट्स को, उसके बाद सर्कमस्टांसेस मेंशन करने कि ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट पॉसिबल होता है एंड ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे इलीगल शेयर अलॉटमेंट होता है. उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस की इफ़ेक्ट क्या आती है, ये इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट है या फिर इलीगल शेयर अलॉटमेंट है, तो उसकी इफ़ेक्ट क्या आएगी, वो अलॉटमेंट क्या वॉइड कहलाता है. तो इलीगल में वो वॉइड बनता है एब इनिशियल, इरेगुलर में वो वॉइड नहीं बनता है. ओके, तो ये पॉइंट वाइज आपको ये डिफ्रेंशिएशन मेंशन करना होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरियस प्रोविजंस रिगार्डिंग शेयर कॉल. तो शेयर कॉल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है. क्या या तो आपको प्रोविजन पूछे या फिर प्रोसीजर पूछिए. शेयर कॉल जो है उसकी प्रोसीजर हो सकती है या फिर प्रोविजंस हो सकते हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन पॉसिबल है कि आ सकता है. तो प्रोसीजर में क्या होगा कि वो जो रजिस्टर होगा वो पहले क्लोज होगा. कि क्लोज क्यों करते हैं रजिस्टर को? बिकॉज वहाँ पे मेंशन होते हैं जो नेम्स होते हैं वो यहाँ पे शेयर कॉल्स है. कॉल्स ऑन शेयर मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पार्ट होते हैं कि 100 रुपीज़ है तो फर्स्ट उन लोगों ने एप्लीकेशन पे मंगाए, देन सेकेंड 10 रुपीज़ अलॉटमेंट में, देन जो रेस्ट पार्ट था वो कॉल्स में मंगवाए. डिवीज़न में वो लोग रुपीज़ मंगवाते हैं, तो 10 रुपीज़ का कॉल हो सकता है, 20 रुपीज़ का कॉल हो सकता है, तो वो फेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है. तो कॉल्स ऑन शेयर मंगवाने के लिए कंपनी क्या करेगी? पहले उसका रजिस्टर क्लोज करेगी. रजिस्टर क्लोज क्यों करते हैं? बिकॉज वहाँ पे जो नेम मेंशन होंगे तो उनको प्रॉपर, अदरवाइज वो रजिस्टर क्लोज नहीं करेगी. तो एवरीडे ट्रांजेक्शन होते हैं, कोई परचेज करता है, कोई सेल करता है, तो अगर वो क्लोज नहीं करेगी तो उनको जो डॉक्यूमेंटेशन पर्पस है उसके लिए हेल्पफुलनेस होगी.
अगर क्लोज नहीं करेगी तो किसी ने आज शेयर बेच दिया, किसी ने परचेज किया, तो वहाँ पे रजिस्ट्री में प्रॉब्लम होगी। तो दैट्स वाई नोटिस दी जाती है, और नोटिस के पहले 7 डेज बिफोर ये क्लोज होता है, उसके बाद नोटिस दी जाती है और बैंक को भी इन्फॉर्म किया जाता है। तो ये एक पूरी प्रोसीजर रहती है जो यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होती है। देन राइट अ नोट ऑन शेयर डिविडेंड। तो डिविडेंड कितने टाइप के होते हैं? इंटरिम डिविडेंड होता है जो ईयर के बिटवीन दिया जाता है, फाइनल डिविडेंड होता है जो एन्युअली दिया जाता है, ईयर के एंड होने पे एन्युअली डिविडेंड पे होता है जिसे हम एनुअल डिविडेंड या फिर फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। और डिविडेंड इक्विटी शेयर पे कैसे दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर पे कैसे दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड रेट ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। जब प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं तब वहाँ पे ऑलरेडी रेट डिसाइडेड होता है, दैट 10% या 12% प्रेफरेंस शेयर। तो वो रेट क्या डिफाइन करता है कि उनको एनुअली इतना डिविडेंड मिलेगा, कंपनी में प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, कोई भी सिचुएशन होती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इतना डिविडेंड मिलेगा। वाइल इक्विटी शेयर होल्डर में क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर में अगर कंपनी में प्रॉफिट है सफिशिएंट तभी उनको वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर लॉस हो रहा है इस ईयर तो फिर उनको प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे डिविडेंड में। तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो उनको रेट भी ज़्यादा होगा डिविडेंड का, अगर कम हो रहा है तो मे बी ऐसी सिचुएशन आए कि उनको डिविडेंड ना भी मिले, तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। देन है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ शेयर फॉरफीचर। तो अगर शेयर फॉरफीचर का क्वेश्चन नहीं भी आता है तो वहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन भी वो लोग पूछ सकते हैं कि शेयर फॉरफीचर क्या है। शेयर फॉरफीचर क्या होता है कि कंपनी ने जो शेयर होल्डर है उनके पास से पैसे मंगवाए, तो कंपनी पहले क्या एप्लीकेशन मनी मंगवाएगी, एप्लीकेशन मनी के बाद अलॉटमेंट मनी, देन कॉल मनी मंगवाएगी। तो कोई शेयर होल्डर ने कॉल मनी नहीं पे करी है तो उस टाइम कंपनी क्या करेगी, उसको नोटिस देगी। नोटिस के बाद फर्स्ट नोटिस देती है, तो फिर भी अगर वो शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है तो उसको सेकेंड नोटिस दी जाती है, फिर भी पेमेंट नहीं करता है तो फाइनल नोटिस के बाद उसके जो शेयर है वो कंपनी जब्त कर लेती है। और मतलब कि वहाँ पे क्या होगा कि उसके शेयर अब कंपनी रिटर्न ले लेगी, उसने जितना भी पेमेंट किया होगा उसके पहले के कॉल मनी के बिफोर उसने जितना भी पेमेंट किया होगा तो वो अब कंपनी के पास वो मनी होगी, बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उस शेयर होल्डर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो शेयर मनी है उसको वो फुल्ली पे करेगा तभी उसको शेयर मिलते हैं। तो अगर कोई मनी पे नहीं होती है, नोटिस के बाद भी वो शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है तो वो शेयर कंपनी ले लेती है, वो मनी भी कंपनी के शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चली जाती है। ओके, तो ये शेयर फॉरफीचर हुआ। देन शेयर रिनाउंसिएशन। तो रिनाउंसिएशन कब पॉसिबल हो सकता है, तो वो राइट शेयर में पॉसिबल हो सकता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि राइट शेयर क्या है, तो कंपनी उनके शेयर होल्डर को राइट शेयर इशू करती है, तो वहाँ पे शेयर होल्डर के पास राइट होता है कि वो शेयर अपने पास रखे या फिर वो शेयर किसी अपने फ्रेंड को, कलीग को भी वो सेंड कर सकते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे शेयर होल्डर के पास राइट होता है कि उसे वो शेयर अपने पास रखने या फिर किसी और को ट्रांसफ़र करने हैं। तो जब कोई पर्सन अपने शेयर पार्शियली किसी अपने फ्रेंड को ट्रांसफ़र करता है तो उसको हम शेयर रिनाउंसिएशन बोलते हैं। तो उसके रिनाउंसिएशन ऑफ लेटर होते तो वो इस टॉपिक में इंक्लूडेड है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये 2 और 3 मार्क में पूछा जा सकता है, वहाँ पे लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन भी हो सकता है। तो शेयर रिनाउंसिएशन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इट मीन बाय सरेंडर ऑफ शेयर, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि सरेंडर ऑफ शेयर कब पॉसिबल होता है, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस होती है जहाँ पे शेयर का सरेंडर करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल ले लो कि आपके पास जो फिज़िकल सर्टिफिकेट था वो टूट गया है, तो आपने कंपनी को अप्लाई किया था न्यू शेयर सर्टिफिकेट के लिए, तो उस टाइम आपको क्या करना होगा, जो पुराना आपका शेयर सर्टिफिकेट था वो आपको कंपनी को सबमिट करवाना होगा। तो ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होती है जहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेट कंपनी को सरेंडर करवाते हो।
तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि शेयर एप्लीकेशन के टाइप्स, शेयर एप्लीकेशन किस वाइज क्लासिफाइड होती है, इरेगुलर, इलीगल, देन शेयर कॉल को डिस्कस किया, शेयर डिविडेंड को डिस्कस किया, शेयर फॉरफीचर को, राइट शेयर को डिस्कस किया। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं।